बेटा। तो चलिए आज हम बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेवफ्रंट। आपको मैं दोनों चीज पढ़ाऊंगा कि वेवफ्रंट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है और रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ठीक है, देखो ये सिर्फ बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। अच्छा, रिफ्रैक्शन होने के लिए मिनिमम कितने मीडियम जरूरी होने चाहिए? दो होने चाहिए। ठीक है, और डिफरेंट मीडियम। सपोज करो कि ये ऊपर वाला फर्स्ट है और ये सेकंड है, और यहाँ पर ये वाला जो ऊपर वाला हमने मान लिया ये रेयर है, और ये नीचे वाला जो है ये आ रही बात समझ में? अच्छा एक बात बताओ यार, अगर कोई लाइट रे इनफाइनाइट से आ रही है, मतलब सपोज करो सन से अर्थ पे आ रही है, तो इससे बनने वाला वेवफ्रंट कैसा होता है बताओ जरा। पैरेलल आती है क्या लाइट में? तो उससे बनने वाला वेवफ्रंट है वो एक्चुअली प्लेन वेवफ्रंट होता है। कैसा होता है बेटा? प्लेन। अगर हमारा सोर्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है तो उससे बनने वाला वेवफ्रंट जो होगा वो कैसा होगा? प्लेन होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए तो अब यहाँ पे देखो कैसे करना है। यहाँ पे देखना बेटा अच्छे से इसको। अब यहाँ से मान लो कोई प्लेन वेवफ्रंट आ रहा है इस तरह से, ये प्लेन वेवफ्रंट, इसको मैं नाम दे रहा हूं इस वेवफ्रंट को AB। ठीक है, क्या नाम दे दिया मैंने? AB। और ये किसी पॉइंट यहाँ पे इसको मान लेते हैं अपन A' मान लेते हैं, जो भी है ये कोई प्लेन वेवफ्रंट हमारा आ रहा है। क्लियर है बेटा? और अच्छा यार, इसकी जो भी यहाँ पे इसकी डायरेक्शन, मतलब जो इंसिडेंट डायरेक्शन है, उसका जो नॉर्मल के साथ एंगल है वो क्या कहलाता है बताओ जरा। I कहलाता है, बताओ जरा क्या कहलाता है बेटा? I कहलाता है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये हमारा जो है नॉर्मल, इसमें यहाँ पे आके ये थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा क्या? आ रही बात समझ में? और ये यहाँ से अभी ये तो एयर में, तो ये बिल्कुल सीधा चले जाएगा क्या? इस पॉइंट को हम नाम देते हैं C। इज दैट क्लियर? और उसके बाद अगर मैं बात करूं इस वाले की, तो ये वाला एंगल क्या R हो जाएगा? यस। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, इसको एक बात बताओ यार, जितने टाइम में मान लो कि यहाँ पे जो रफ्तार है इन रेयरर मीडियम और यहाँ पे एक साइड है डेंसर, अगर रेयरर मीडियम में अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी v1 मान ले और डेंसर मीडियम में क्या मान ले? v2। अच्छा v1 ज्यादा होगा कि v2? आप ये कोई v1 ज्यादा होगा रेयरर मीडियम में, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द डेंसर। वेरी गुड। तो अब देखो क्या होता है कि भैया ये जो है जितने टाइम में ये यहाँ पे मान लो एक पॉइंट है D तक ये चलता है, ठीक है, उतने ही टाइम में ये B से C तक, मतलब जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक लगता है टाउ, उतना ही टाइम इसको यहाँ से आता है। अच्छा, यहाँ पे ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और यहाँ पे कम डिस्टेंस कवर करेगा। यस, क्यों बेटा? इसका रीजन क्या हुआ? क्योंकि नीचे वाला डेंसर, ऊपर वाला क्या है? अच्छे समझना इसको। ठीक है, अब देखो यार, इन दोनों पॉइंट को मैं मिलाता हूँ, B और C को मैं आपस में इस तरह से मिला देता हूँ। अच्छे से समझना इसको, कुछ है नहीं है, बहुत आसान है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर ये यहाँ से यहाँ तक टाउ टाइम लगता है, तो इस BC डिस्टेंस को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है 6th क्लास में कि डिस्टेंस इक्वल टू जो होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। यस, या स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये पढ़ा है क्या अपन ने? तो यार ये जो B से C तक की डिस्टेंस को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, स्पीड कितनी है? v1 है, और टाइम क्या लग रहा है? टाउ। आ रही बात समझ में? ऐसे अगर ये वाली डिस्टेंस A से C v2 टाउ लिख सकते हैं क्या बेटा? यस। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं आता है? ये अपने परपेंडिकुलर डाला है। अच्छा, ये वाला R है, ये पूरा 90 है, तो ये क्या 90 माइनस R होगा? यस। ऐसे ये 90 माइनस R, ये 90, तो ये क्या अगेन ये R हो जाएगा। यस। इज दैट क्लियर? यस, वेरी गुड। एक और बात, अगर यहाँ पे हम बात करें इस वाले को, हम ये 90 मान लेते हैं, ठीक। अच्छा, ये वाला I है, ये वाला एंगल क्या है अपना? इंसिडेंट एंगल I है। तो अच्छा, ये वाला जो है इसे क्या बोलेंगे अपन? ये 90 माइनस I बोल सकते हैं क्या? यस। आ रही बात समझ में? अरे ये पूरा 90 है, तो ये 90 माइनस I होगा क्या? यस। ये पूरा 90 है, तो ये वाला एंगल अगेन क्या हो जाएगा बताओ जरा? I। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे समझना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, मैं ये I की बात कर रहा हूँ, तो हम ये ऐसा बोल सकते हैं क्या बेटा कि इन ट्रायंगल
ABC, समझना अच्छे से, इन ट्रायंगल ABC। अच्छा साइन आई को मैं क्या बोलता हूँ, मतलब साइन का मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। नहीं रे, tan थीटा होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से मैं ऐसा लिख दूं, साइन आई जो है वो हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर, थीटा के सामने लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, दिस इज BC, और हाइपोटेन्यूज का यही लग रहा है, यस, क्या हो गया, BC अपॉन AC। इज दैट क्लियर? अच्छा इसको अगर मैं बात करूं तो साइन आई इज इक्वल टू BC की जगह मैं V1t लिख दूं क्या? आप ही लोगों ने तो बताया था मुझे, V1 इनटू टाउ जो भी है, क्या था, क्लियर है बेटा? यस। ऐसे इन ट्रायंगल ACD, इसमें अगर मैं बात करूं तो साइन R इज इक्वल टू, R यहाँ पे डिफरेंट एंगल है, यस, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, AD हो जाएगा क्या बेटा? AD अपॉन AC। नहीं आई मेरी बात समझ में? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये साइन R इज इक्वल टू AD की जगह क्या मैं V2 इनटू टाउ लिख दूं, यस सर, और ये इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड देते हैं। यहाँ तक का सीन क्लियर है? यस। कोई मसला किसी को? इसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि हमारा स्पेस बच जाए। ये फर्स्ट इज डेंस, सेकंड इज डेंसर, और ये वाला जो मीडियम है, यहाँ तक का सीन क्लियर सर? यस यस। अब आगे क्या करते हैं बढ़िया से। अब देखो यार, अब मैं क्या करता हूँ, डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करूं तो यहाँ पे हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू U1 टाउ अपॉन AC डिवाइडेड बाय V2 टाउ अपॉन AC से DC का है, टाउ से टाउ, यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। आ रहेगा समझ में? यस। अच्छा इस वाले रेयर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर मैं μ1 और इसको क्या मान लूं मैं, μ2, बस वही ना ले। अच्छा यार V1, अगर ये V1 जो फर्स्ट मीडियम है तो अच्छा V1 को अपन ऐसा लिख सकते हैं बेटा C बाय μ1। यस यस, आ रहेगा समझ में? ऐसे ही V2 को क्या लिख सकते हैं बता, C बाय μ2, ये मैंने पढ़ाया था आपको। यस, क्लियर बेटा? तो यार यहां से साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1 की जगह क्या रख दूं बेटा, बताओ जरा, C बाय μ1, और इसकी जगह C अपॉन μ2। C से C क्या हो गया, यस कैंसिल, μ2 अपॉन μ1, μ2 अपॉन μ1 और sin है अपॉन sin। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो म्यू sin आई इक्वल टू म्यू sin r, म्यू sin r। अच्छा ये किसका लॉ है, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स मतलब प्रूफ हो गया हमारा, यस, कि वेव फ्रंट का भी क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। बात समझ में आ गई? यस। तो ये फाइनली हमारा प्रूफ हो गया, यहाँ पे स्नेल्स लॉ। तो आसान है क्या ये? यस। ज्यादा टफ लगा ये? और आप लोग बोल रहे थे कि हमने देखा समझ में नहीं आया, भैया समझ में आ गया, अब क्लियर है ये? यस। तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए भी एक सरफेस की जरूरत होती है क्या हमारी? यस, है ना। सपोज करो ये हमारा सरफेस है और इस सरफेस पर कोई वेव फ्रंट, कोई प्लेन वेव फ्रंट इस तरह से आ रहा है। इस वाले को मैं नाम A देता हूं, इस वाले को नाम देता हूं B, क्योंकि अगर लाइट इनफाइनाइट से आ रही है तो उससे बनने वाला वेव फ्रंट कैसा होता है बेटा? प्लेन होता है। बात याद है सभी को? यस। चलिए बहुत बढ़िया। तो यार यहां से ये इंसिडेंट लाइट रे जो भी है आई, ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाती है सभी को पता है? अरे बात समझ में? अच्छा यहां से ये इसका रिफ्लेक्शन हो गया और ये यहां से ये वाला एंगल आर है। अरे बात समझ बेटा यार? यस। उसके बाद एक बात समझना, अच्छा जितने टाइम में मान लो कि यहां से कोई पॉइंट है B से C तक इसे पहुंचने में, मतलब ये पॉइंट हमारा हमने C ले लिया, ठीक है, ये टाउ टाइम लगा। तो अच्छा यहाँ पे ये वाला मीडियम है, सिर्फ अपने को सिंगल मीडियम ले रहे हैं। यस। तो मान लो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम
इज इक्वल टू अपन मान लेते हैं क्या, V v मान लेते हैं। और यहां से लेके यहां तक अगर पहुंचने में b से लेके c तक इसको टाउ टाइम लगा लूं, क्या है V टाउ लिख सकता हूं। यस आ रही बात समझ में? यस तो यहां से b c इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ जरा, V into टाउ। v टाउ। इज दैट क्लियर? यस अच्छा यार इतने ही टाइम में ये वाली लाइट रे यहां से टकराने के बाद इधर इधर चले जाएगी क्या? अरे ये वाली लाइट रे यहां से टकराने के बाद इधर चले जाएगी। यस और मैंने बताया था आपको कि जब कभी भी कोई सरफेस से कोई लाइट रे टकराती है तो उसको टकराने में जो टाइम लगता है वो 0 सेकंड लगता है, बट टकराने से रिफ्लेक्ट होने में जो टाइम लगता है। तो ये वाला जो टकराने से रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगा ये तो नेग्लिजिबल है। तो अच्छा ये किसी पॉइंट डी पर पहुंच जाती है। अच्छा ए से डी तक की ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी टाउ टाइम में बताओ जरा, v टाउ हो जाएगी क्या? यस सर। तो यहाँ पे AD भी कितना हो जाएगा बताओ जरा यार, V टाउ। v टाउ। यहाँ तक का सीन क्लियर है क्या सारे बच्चों को? यस आगे बात समझ में? अब देखो जरा ये एंगल जो है ये 90 होगा कि क्लियर है बेटा? अच्छा ये बात बताओ मुझे यार, ये I है, ये पूरा एंगल 90 है, तो ये जो इतना सा एंगल ये 90 माइनस I हो जाएगा क्या? यस और ये 90 माइनस I ये पूरा 90 है तो ये अगेन I हो जाएगा। यस सर। क्लियर है मेरी बात? यस तो अच्छा यहाँ पे बताओ मुझे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC sin I इक्वल टू कितना हो गया बताओ जरा, कोई बताएगा मुझे? ऑपोजिट BC टाउ यस BC अपॉन BC अपॉन AC। आ रही बात समझ में? Yes, V और अच्छा टाउ यहाँ पे BC की जगह क्या लिखिए बताओ? V टाउ V टाउ अपॉन AC। क्या तक का सीन क्लियर है? यस अच्छा बेटा ये R है, ये क्या है? हाँ R। इसी को बोलते हैं ना। तो यार ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा बताओ जरा? 90 माइनस 90 माइनस R हो गया। अरे सर अब मैं क्या करता हूँ, इसको मिला देता हूँ, ये इससे इस वाले पॉइंट को मैंने यहाँ से मिला दिया। अच्छा यार अगर मैं बात करूँ तो ये 90 माइनस R हो गया, ये 90 है तो ये अगेन क्या ये R हो जाएगा। यस सर। अरे यार ये 90 है, ये 90 माइनस R है तो ये R हो जाएगा। यस सर। ये तो सभी को पता है ना? हाँ, yes। चलिए बहुत बढ़िया। तो इन ट्रायंगल ACD sin R, आप ही लोग बताएंगे मुझे sin R की जगह मैं ऐसे लिख दूं क्या? AD अपॉन AD अपॉन AC। AC। अच्छा यहाँ पर ये वाला जो AD है इसको भी क्या V टाउ। लिख सकते हैं? V टाउ लिख सकते हैं? यस अपॉन AC। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दे, इसे इक्वेशन नंबर 2 सेकंड दे दे। आ रही बात समझ में? अब मुझे बात बताओ यार, मैंने V टाउ लिखा, ये भी मैंने V टाउ लिखा, क्यों लिखा ऐसा? सर क्योंकि अगर सेम मीडियम में सेम डिस्टेंस कवर करेंगे सेम टाइम में। यस मेरी बात समझ में आ रही है? यस तो अगर मैं करूं यहाँ पे V टाउ, क्या मुझे ये दोनों सेम लग रही है क्या? यस सर। तो मैं ऐसा कर दूंगा कि कंपेयर 1 and इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। sin I equals to sin R मिल जाएगा। sin I इक्वल टू sin R हो गया क्या है? यस सर। और sin I तो sin क्या हो गया? कैंसिल, तो एंगल I इक्वल टू एंगल R हो गया क्या यहाँ से? और यही तो है क्या? क्या है ये? कौन सा ला है? फर्स्ट ला रिफ्लेक्शन है क्या? यस पढ़ा था हमने? यस I इक्वल टू R, तो ये भी हमारा क्या हो गया? डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट का मतलब होता है, देखो आज से 4 मिलियन ईयर बाद क्या होना है कि एक एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के साथ मिक्स हो जाएगी, मतलब इनका आपस में क्या हो जाएगा? कोलिजन हो जाएगा। तो अब फिर ये इसे बोलेंगे हम एंड्रोमेडा, तो एंड्रो मिल्की कुछ गैलेक्सी बन जाएगी, मतलब दोनों मिलके, तो ये होगा 4 मिलियन। तो अब देखिए कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, कोई भी स्टार है या कोई भी प्लेनेट है, वो हमसे दूर जा रहा है या हमारे करीब आ रहा है, ये एक्चुअल में हम समझते हैं रेड शिफ्ट के कारण। रेड शिफ्टिंग। अगर मान लो एक बात बताओ, सीधी सी बात समझना है आपको, यहाँ पे हम यहाँ से अर्थ से स्काई में देख रहे भैया टेलीस्कोप लगा के, और कोई चीज हमें रेड कलर की दिखाई दे रही है,
मतलब अगर मैं बात करूं तो एक पैटर्न होता है विबग्योर, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की, और सबसे कम वायलेट। अच्छा, जो वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई क्या? यस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। Yes. तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी अब रेड लाइट की होती है और सबसे ज्यादा वायलेट। और प्लांक तो भाई साहब ने बोला था कि जो एनर्जी होती है वो होती है एच म्यू। म्यू यहाँ पे जो होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी, मतलब ई जो प्रोपोर्शनल एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है क्या म्यू की? मतलब फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी। ये प्लांक का लॉ है, अपन बाद में पढ़ेंगे, इसे पढ़ाऊंगा, इसे फोटोन एनर्जी बोलते हैं हम। तो इक्वल क्या होता है? एच म्यू। म्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। मतलब अगर किसी की, या तो एक बात बताओ, अगर आपका दो लाइट है तो वायलेट और रेड, तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? वायलेट की। क्यों ज्यादा होगी वायलेट की? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू द रेड। अरे बात समझ में? तो अब मान लो कि कोई भी लाइट रे, कोई भी बड़ा सा स्टार है या कोई भी, जो मान लो कि हमसे दूर जा रहा है या फिर वो हमसे दूर जा रहा है, हमारी डिस्टेंस बढ़ रही है, तो एक्चुअल में वो हमें जो है वो रेड दिखाई देता है। रेड दिखाई देता है क्योंकि देखो दूर जा रहा है तो एनर्जी कम हो रही है। एनर्जी कम हो रही है तो क्या होगी? फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है, और वेवलेंथ बढ़ रही है तो क्या हो गया? वो रेड दिखाई देगा। तो हमें ये पता चल जाता है कि वो हमसे दूर जा रहा है किस न किस रफ्तार से। बात समझ में आ गई? ऐसे अगर कोई चीज हमारे करीब आ रही है तो उसकी एनर्जी बढ़ रही है। यस, एनर्जी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ कम हो रही है। वेवलेंथ कम हो रही है तो वो किधर की? वायलेट की शिफ्ट हो रही है। तो इसे बोलते हैं हम ब्लू शिफ्ट। क्या बोलते हैं? ब्लू शिफ्ट। तो कोई भी अगर हमसे दूर जाएगा तो उसे हम रेड शिफ्ट बोलेंगे, कोई भी हमारे करीब आएगा तो उसे ब्लू शिफ्ट बोलेंगे। दूर जाएगा तो वेवलेंथ बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, एनर्जी भी कम होगी। बात समझ में आ रही है? यस। करीब आएगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, वेवलेंथ कम होगी, यस, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, एनर्जी भी ज्यादा होगी, लेकिन वेवलेंथ कम होगी। बात समझ में आ रही मेरी? यस। तो यार इसे बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो थोड़ा सा इसमें थ्योरी लिखते हैं हम और फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखिएगा बेटा, लिखिएगा, when any star or planet moves far or towards Earth, if any star or planet moves far or close या फिर towards the Earth, then light coming from this star will shift it depends upon it is coming away, it is coming near or going far. It is coming near or going far. आ रही बात समझ में? तो मैंने क्या बोला भैया कि कोई भी स्टार या प्लेनेट है, जब वो हमारे करीब आ रहा है या फिर दूर जा रहा है, इन दोनों केस में उसकी जो लाइट है वो क्या हो जाती है? शिफ्ट हो जाती है। आ रही बात समझ में? और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो हमारे करीब आ रहा है या फिर हमसे दूर जा रहा है। आ रही बात समझ में? तो लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से, if any star going away from the Earth, if any star going away from the Earth, then wavelength coming from the star will shifted towards, then wavelength coming from the stars is shifted towards, अगर अवे जा रहा है तो बताओ क्या क्या सीन होगा? बताया हमने, रेड शिफ्ट होगा कि ब्लू शिफ्ट होगा? रेड शिफ्ट, टुवर्ड्स रेड कलर
या रेड कलर एंड रेड कलर आरे पास में बेटा दूर जा रहा है तो कौन सी चीज है जो कि इंक्रीज हो रही है? वेवलेंथ। और फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है। वेवलेंथ इंक्रीज होना मतलब कौन सी लाइट? रेड लाइट। आरे पास में? Yes. तो क्या बोला यार मैंने? The star going away from the earth, then the wavelength coming from the star towards red color. टुवर्ड्स रेड कलर मतलब वो जो रेड कलर शिफ्टेड कमिंग शिफ्टेड टुवर्ड्स रेड कलर बोला है। शिफ्टेड टुवर्ड्स रेड कलर सही है। शिफ्टेड टुवर्ड्स रेड कलर। दिस इज नोन एज कौन सी शिफ्ट बोलेंगे इसे हम लोग? Red shift. रेड शिफ्ट। वेरी गुड। रेड शिफ्ट। एंड नेक्स्ट में लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से एंड इफ एनी स्टार कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ then light coming from it shifted towards blue color मतलब वही वायलेट ब्लू कलर दिस इज नोन एज कौन सी शिफ्टिंग बोलेंगे बेटा इसको? ब्लू शिफ्ट। रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट नाम की चीजें समझ में आ गई बेटा सारे बच्चों को? Yes. वेरी गुड। देखो यार तो मैं यहाँ पे आपको ये एक्चुअल में सिर्फ ऐसे लिखा रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ साउंड वेव्स में आपने 11th क्लास में अगर किसी ने पढ़ा होगा तो एफ एपरेंट मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी v प्लस माइनस v को डिवाइडेड बाय v प्लस माइनस vs ये ऑब्जर्वर और सोर्स इस तरह से कुछ होती है। ये पढ़ा होगा आपने। अब बात करूं मैं अगर लाइट वेव्स की, लाइट वेव्स ये तो साउंड वेव्स में आपने डॉपलर इफेक्ट पढ़ा होगा कभी ना किसी न किसी जमाने में। तो शायद यही पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो भी कोई बात नहीं, ठीक है हम बता देंगे। ये भी डिपेंड करता है सोर्स और ऑब्जर्वर से। अगर हम बात करूं लाइट वेव्स में तो आपको लाइट वेव्स में सिर्फ इतना सा याद रखना है। देखो लाइट वेव्स में आपको याद रखना है डेल्टा एफ अपॉन एफ। डेल्टा एफ जो है वो है फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट। जैसे मान लो कि कितना चेंज हो रहा है, आगे बात समझ में, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा लेम्डा अपॉन लेम्डा। ये क्या हो गया बताओ जरा? डेल्टा लेम्डा क्या है? वेवलेंथ, चेंज इन वेवलेंथ डिवाइडेड बाय मतलब वेवलेंथ, एक्चुअल वेवलेंथ। और यहां पर अगर मैं बात करूं माइनस ये v ऑफ जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी स्टार है वो हमारे उसकी रफ्तार, जरा हम उसकी रफ्तार फाइंड आउट कर सकते हैं डिवाइडेड बाय c। अच्छा c क्या रहेगा? स्पीड ऑफ आरे बात समझ में? तो यार ये वाला हमें यहाँ पे याद रखना है। डेल्टा एफ बाय एफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी, चेंज इन वेवलेंथ अपॉन वेवलेंथ। आरे बात समझ में? जैसे मैं एक बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन की बात करते हैं, इससे अपनी सारी चीजें समझ में जाएगी। जैसे मान लो कोई स्टार है हमारा जहां से लाइट जो हमारी मान लो 580 एंगस्ट्रॉम जो भी आ रही है, अब ये मतलब दूर जा रहा है या अब कम मतलब पास में आ रहा है, तो उस केस में ये जो शिफ्ट हो गई ये हो गई मान लो 586 एंगस्ट्रॉम, मतलब ये लेम्डा है और ये शिफ्ट हो गई। तो यहां पर क्या हम स्पीड ऑफ द स्टार निकाल सकते हैं? इसे थोड़ा नैनोमीटर कर लेते हैं। यस सर, नैनोमीटर और ये जो है नैनोमीटर, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द स्टार निकाल सकते हैं क्या? यस। अच्छा यहाँ पे एक बात बताओ, वेवलेंथ बढ़ी या कम हुई? वेवलेंथ इंक्रीज हुई, कम हुई। पहले 580 था, 586 हुआ तो क्या हुई? अरे नैनोमीटर ही है दोनों, पहले 580 अब 586 है, तो यहाँ पे इंक्रीज हो गया। अच्छा तो यहाँ पे डेल्टा लेम्डा कितना? डेल्टा लेम्डा तो अगर यहाँ पे इंक्रीज हुई वेवलेंथ तो अच्छा ये दूर जा रहा होगा कि पास आ रहा होगा बताओ जरा? दूर जा रहा होगा, दूर नहीं जा रहा होगा, रेड लाइट शिफ्टिंग है, दूर जा रहा होगा, फ्रीक्वेंसी कम हो रही होगी। बात समझ में आ गई? चलिए डेल्टा लेम्डा, तो यहाँ पर ये जो डेल्टा लेम्डा हो जाएगा तो भैया ये हमारा कितना हो जाएगा? ये 6 एंगस्ट्रॉम हो गया, सॉरी 6 नैनोमीटर हो गया क्या? यस। मुझे और कराने की जरूरत तो नहीं है 86 में से?
तो ये डेल्टा लेटा हो गया हमारा। उसके बाद क्या हम यहाँ पे इस स्टार की स्पीड निकाल सकते हैं क्या? स्पीड ऑफ द स्टार निकाल सकते हैं क्या? यस। कैसे भैया? कौन सा कॉन्सेप्ट लगा दें? ये है ना, तो ये हो जाएगा माइनस वी ऑफ स्टार जो भी अपन सी इक्वल टू माइनस डेल्टा लैम्डा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस स्टार निकाला, सी जो भी है सी रहने दो इसको। डेल्टा लैम्डा कितना है? 6। कितना हो गया ये? 580। और यहाँ से इसको इधर ले आए अपन तो v नॉट जो आ जाएगा अपना 6 डिवाइडेड बाय 580 into c। तो c की जगह पे 3 into 10 to the power 8 कर 8 रख सकते हैं। यस, है ना। तो इसको निकाल के देखो तो कितना हो जाएगा? 6 6 18 18 डबल जीरो, यहाँ पे इसको 1 0 से तो 7 हो जाएगा, एक सिंगल है लो, ये 58 मल्टीप्लाई 7 तो 10 to the power 3.1 के आसपास 45 by 9 45 by कितना हो गया बेटा? 45 by 14 45 क्षेत्र 18 मतलब 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा ये, है ना? 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 तो जो भी है 3 पॉइंट जो भी आएगा 3.12 ऐसा कुछ आएगा तो 10 to the power 6 कितना मीटर पर सेकंड? यस। तो v नो, तो इसको और यहाँ पे करें तो अपन कुछ समझ में आ जाएगा तो कुछ इतना मीटर पर सेकंड जो है इसकी स्पीड आ जाएगा। नहीं आई मेरी बात समझ में? आ गई? तो हम क्या किसी भी स्टार की रफ्तार निकाल सकते हैं यहाँ से? यस। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक अपन ने तीन जो इसकी प्रॉपर्टी पड़ी है लाइट की, पहला जो रिफ्लेक्शन था, दूसरा रिफ्रैक्शन था और तीसरा इंटरफेरेंस था। चौथा जो डिफ्रेक्शन है और एक लास्ट बचता है उसे बोलते हैं पोलराइजेशन। एक्चुअली कोई भी लाइट रे जो है लाइट वो 5 प्रॉपर्टी शो करती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन और पोलराइजेशन। ठीक है, इसमें से अब जो हम पढ़ने वाले हैं 3 हम पढ़ चुके। चौथा जो डिफ्रेक्शन, तो डिफ्रेक्शन में लिखिएगा बेटा, डिफ्रेक्शन का मतलब क्या होता है लिखिएगा। डिफ्रेक्शन में सबसे पहले तो डिफ्रेक्शन की डेफिनेशन, फिर अपन सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, लिखिएगा व्हेन लाइट waves deviates from its path after collision with sharp edges, ब्रैकेट में लिखना एजेस के बाद, इन द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब जो शार्प एजेस होती है वो बहुत ही माइक्रो होती है, मतलब उसकी जो लाइट की वेवलेंथ के अराउंड जो उसकी वो होती है, मतलब के आसपास उसके मतलब अप्रोक्सीमेट वो होती है। जैसे मान लो यार, आप एक बात बताओ, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और साइड वाला कोई क्लास में दूसरा बच्चा बैठा हुआ है, वो मेरी आवाज सुन सकता है। ठीक है, तो क्या ये भी डिफ्रेक्शन है? बिल्कुल ये डिफ्रेक्शन है कि जो मैं बोल रहा हूँ साउंड वेव्स से टकरा के, मतलब अब साउंड वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो काफी बड़ी होती है, तो वो क्या करती है कि वो जो साउंड वेव्स की जो वेवलेंथ अभी के पास, अब मुझे साउंड वेव्स के जो ऑर्डर में यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे, तो उन ऑब्जेक्ट से टकरा के ये जो आवाज कहाँ चले जाती है बेटा? दूसरे कमरे में चले जाती है। तो यही फिनोमेना क्या कहलाता है हमारा बेटा? डिफ्रेक्शन। बात समझ में आ रही है? ऐसे लाइट रेज के, अगर लाइट वेव्स की बात करूं तो उनकी भी सामने कोई शार्प रेज हम रख दें तो वो उससे टकरा के अपने पास से क्या हो जाती है? डेविएट हो जाती है। बात समझ में आ गई? और इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? डिफ्रेक्शन। अरे मैं समझ, कहां से लिखा बेटा आपने? वेवलेंथ ऑफ लाइट वो ब्रैकेट में एजेस के बाद। ठीक है, दिस फिनोमेना of bending is known as diffraction of light. This phenomena of bending is known as diffraction of light. तो सीधी सी बात है भैया, किसी भी शार्प एजेस
से टकरा के लाइट वेव्स का अपने पास से डेविएट हो जाना, बेंड हो जाना, ये क्या कहलाता है भैया? डिफ्रेक्शन कहलाता है। बात समझ में आ गई? अब देखो यार, यहाँ पे सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन एक पार्ट है। आपने YDAC पढ़ा हुआ है? YDAC में मैंने आपको सबसे पहले मैंने पढ़ाया था आपको कि जो हमारा यहाँ पे कोई d sin थीटा आया था, डेल्टा x इक्वल टू, याद है ना? यहाँ पे मैं आपको एंगुलर विथ भी बताऊंगा कि क्या होता है एंगुलर विथ, जो एंगुलर विथ YDAC में काम आएंगे इसमें भी। उसके बाद मैंने यहाँ पे डिफ्रेक्शन में आपको जस्ट उल्टा करना है, अपोजिट ऑफ YDAC। अपोजिट ऑफ YDAC का क्या मतलब हुआ है? और डार्क के लिए है ना, यानी मतलब डेल्टा x इक्वल टू n लैम्डा यूज करना है डार्क के लिए, और ब्राइट के लिए करना है यहाँ पे 2n minus 1 लैम्डा बाय। मतलब जस्ट उल्टा है क्या ये YDAC से? यस। चलिए तो अब देखो यार, यहाँ पे हम एक डायग्राम डिजाइन करते हैं, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल डायग्राम है। यहाँ पे हम सिंगल स्लिट की बात करें तो हम ये थोड़ा स्लिट को हम थोड़ा सा बड़ा ले रहे हैं। ये मतलब एक्चुअल में ये स्लिट बहुत छोटी है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहे हैं। और यहाँ से इसके बाद यहाँ पर सपोज कीजिएगा कि हम एक लेंस लगा देते हैं, और इस लेंस के फोकस पर कोई एक सोर्स लगा देते हैं। ये वाली जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी फोकल लेंथ के बराबर है, और यहाँ पे हमने लगा दिया है। अच्छा एक बात बताओ यार, अगर लाइट रे रखी है यहाँ पे, सॉरी अगर कोई लाइट सोर्स रखा है इसके फोकस पे, तो इससे चलने वाली जो लाइट वेव्स होती है पैरेलल, वो क्या पैरेलल हो जाती है? क्या हो जाती है बेटा? पैरेलल हो जाती है। अरे यही तो पढ़ा है, अगर पैरेलल आती है तो फोकस से हो जाती है, लेकिन फोकस से नहीं तो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पे समझ लें इसको कि अगर ये फोकस पे रखी है तो क्या हो जाएगी? ये पैरेलल। ये जो स्लिट है हमारी ये वाली, इसका जो यहाँ पर डायमीटर हम मान लेते हैं क्या है? बहुत ही बेसिक है ये। और यहाँ से एक्चुअल में एक स्क्रीन ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे सीन क्या होता है बेटा कि जो यहाँ पे लाइट है इस तरह से आ रही है, तो कुछ थोड़ी सी बेंड होके कहीं ना कहीं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे इनका इंटरफेरेंस हो रहा है। अगर मैं सीधी बात करूँ तो ये इस तरह से आ, मतलब ये जो स्लिट के जो कॉर्नर है यहाँ से थोड़ा सा टर्न मतलब टकराती है, ये बेंड हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं किसी पॉइंट P से मतलब यहाँ पे P पर हमें मिलती है, ठीक। तो यहाँ पे जो हमें पैटर्न देखने को मिलता है वो इस तरह से पैटर्न देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे जिसे बोलते हैं हम, मतलब यहाँ पे जो इसे बोलते हैं हम सेंट्रल मिनिमम बनता है, यहाँ पे सेंट्रल बेशक वैसे यहाँ पे बनता है, बस यहाँ पे जो सेंट्रल मैक्सिमम बनता है या मिनिमम बनता है, मतलब सेंट्रल में यहाँ पे डार्क फ्रिंज बनती है एक्चुअल में, और वो सेंट्रल डार्क फ्रिंज की जो विड्थ होती है वो दुगनी होती है एज कंपेयर टू द आने वाली फ्रिंजेस। बात समझ में आ गई कि जो सेंटर बनेगी उसकी, जैसे पहले जो भी सेंटर में बन रही थी उसकी भी जो विड्थ होती थी वो क्या ऊपर सेम होती थी क्या? यहाँ से एक छोटा सा चेंज हो जाएगा कि यहाँ पे जो सेंट्रल मैक्सिमम जो बनता है, मतलब सेंटर एक्चुअल मैक्सिमम बोलते हैं इसको, लेकिन एक्चुअल में ये जो डार्क फ्रिंज बनती है, बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअल में इस वजह से यहाँ पे ये क्या होती है भैया, इसकी विड्थ होती है वो दुगना हो जाती है। क्लियर है बेटा? यस। चलिए अगर मैं बात करूँ आपको, जैसे वहां पे अगर मैं YDAC की बात करूँ, समझना इसको अच्छे से, इन YDAC में अपन ने पढ़ा था, याद होगा बच्चों को शायद ये, कि डेल्टा x कि डेल्टा x इक्वल टू, हमने d sin थीटा पढ़ा था क्या? यस। अरे बस समझ में। अगर मैं बात करूं बेटा फ्रिंज, इसके अगर मैं बात करूं मिनिमम की, तो इसको मैं यहाँ पे n लैम्डा लिख सकते हैं अपन, जैसे मान लो फॉर मैक्सिमा की मैं बात करूं तो ये सिर्फ मैं YDAC की बात कर रहा हूं, अभी मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, तो n लैम्डा इज इक्वल टू d sin थीटा, ठीक है? Yes. अब यहाँ पे n इक्वल टू 1 लेते हैं तो लैम्डा 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू d sin थीटा, और थीटा बहुत छोटा है, थीटा जो है वो स्मॉल है, तो अपन यहाँ पे इसको थीटा लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ से जो थीटा इज इक्वल टू आ जाता है लैम्डा बाय d, इसको बोलते हैं एंगुलर विड्थ। क्या बोलते हैं इसको बेटा? एंगुलर विड्थ।
ये पढ़ा है हम लोगों ने इतना Yes. आता है सभी को। Yes. तो अगर कोई पूछे कि एंगुलर विड्थ है तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा Lambda by d. बात समझ में आ गई। Yes. इसके लिए अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ डिफ्रेक्शन की। तो डिफ्रेक्शन के केस में यहाँ पे क्या होता है भैया, इस टाइप का पैटर्न बनता है कि ये यहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब होता है, उसके बाद जो आने वाली फ्रिंजेस होती है वो सब छोटी हो जाती है। Yes. तो यार इस मैक्सिमा की जो अब यहाँ पे जैसे वहां पे हमने डी साइन थीटा लिया था, तो यहाँ पे हम डेल्टा एक्स लेंगे, वो लेंगे यहाँ पे ए साइन थीटा। क्या लेंगे? A sin theta। ये डी था पहले, Yes. अब ये कितना ए हो गया, A देखो हो जरा। तो जहां पर भी डी है उसको किससे चेंज कर देना है, बस A ए से चेंज कर देना है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो विद ऑफ द सेंट्रल ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे, तो उसकी जो यहाँ पे विड्थ की बात करें, जैसे बोले तो एंगुलर विड्थ की बात करें तो एंगुलर निकालना है एक्चुअल में, तो ये एक्चुअल में हो जाती है। जैसे मैंने बोला कि वहां पे विड्थ कितनी है बताओ जरा, Lambda upon d. है ना? Yes. अच्छा बाकी जो फ्रिंजेस है उनकी हो जाएगी लैम्डा बाय डी। डी की जगह बस क्या चेंज कर देना, A तो सबकी लैम्डा बाय ए हो जाएगी। Yes. लेकिन सेंट्रल जो थी मैंने बोला 2 टाइम्स होती है, तो कितनी ए होगी, 2 लैम्डा बाय ए हो जाएगी क्या? हाँ. तो यार यहाँ पे अगर मैं बात करूं थीटा सेंट्रल तो कितना हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे बेटा? Lambda upon 2 लैम्डा अपॉन डी की जगह क्या चेंज कर देना, बाकी वैसा का वैसा ही, बस यहाँ पे क्या कर दोगे, डायरेक्ट एक ही कॉन्सेप्ट यूज करोगे, अपोजिट फ्रॉम किससे, मतलब अगर ब्राइट है तो याद है आपको, डार्क है तो भी याद है। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो क्या यूज करोगे, यहाँ पे क्या यूज करोगे, डिफ्रेक्शन। d is equals to 2n minus 1 into lambda by d. यस, डेल्टा इसके लिए क्या यूज करोगे, 2n minus 1 lambda. लैम्डा बाय डी। Yes. क्लियर है? Yes. और अगर डार्क फ्रिंज बन रही है, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव d is equals to 2n lambda upon d. मतलब है ना, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब यहाँ पे भी एक पैटर्न बनता है, लेकिन इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्रेक्शन। वहाँ पे इंटरफेरेंस बोल रहे थे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, डिफ्रेक्शन। जस्ट उसका उल्टा होता है। जहाँ पर भी डी था वहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, A sin theta। क्लियर A यूज करेंगे। और कभी-कभी इस वाली जो डिस्टेंस में यहाँ पे स्क्रीन से लेके यहाँ तक की ये जो बोल देता है, इसको भी बोल देता है, तो भी निकाल सकते हैं यहाँ पर हम किसी पॉइंट P की, मतलब P पर कौन सी चीज बनेगी ये भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालना, भैया y इक्वल टू पहले पढ़ा था ना यार, d n लैम्डा अपॉन d, ये सब कुछ पढ़ा था यार। Yes, yes। यहाँ पे डार्क बन रही है, के लिए डार्क के लिए है और डार्क, तो यहाँ पे d की जगह क्या क्या हो जाता है, बस b n lambda upon a y. मतलब डिक्टो वही का वही है, Yes. बाकी कुछ भी नहीं है। बस क्या हो जाएगा, पहले केस डिफ्रेक्शन, वापस रिवर जाओ, मैं कुछ नहीं पढ़ा, वापस जीरो पे आ गया था। डिफ्रेक्शन में पहला आपने पढ़ना है कि लाइट वेव्स का किसी शार्प एजेस से टकरा के अपने पास से डेविएट हो जाने की जो प्रोसेस होती है उसी को बोलते हैं डिफ्रेक्शन। पहला सीन समझ में आया? Yes. ठीक है। दूसरा सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन में कुछ नहीं करना है, बस ये इस टाइप का डायग्राम बनाना है। डायग्राम एक्चुअली कभी-कभी पूछा था बोर्ड में कि ये जो भी हो रहा है, बाकी पूरा का पूरा जो सीन है एज इट इज वैसा का वैसा ही। यार यही तो प्रूफ किया था अपन ने, Yes. याद है ना सभी को? Yes. ए sin थीटा यहाँ पर भी वही का वही प्रूफ हो जाएगा कि ये वाला यहाँ से इस वाले को यहाँ पे S1 पॉइंट मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, S2 फिर यहाँ से डाल देते हैं, ये वाला एंगल क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, ये वाला इसको बोलते हैं डेल्टा एक्स। बाकी सब मैंने प्रूफ करवाया, बाकी सारे के सारे प्रोसेस एज इट इज वैसे की वैसे। वहाँ पे डी था, यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा एक्स हो गया। और इसके बाद वहाँ पे जो वहाँ पे डार्क के लिए हो रहा था वो यहाँ पे ब्राइट के लिए हो रहा था, वहाँ पे ब्राइट के लिए हो रहा था। ये समझ में आ गई सारी? Yes, sir. और एक एंगुलर विड्थ वाला कांसेप्ट समझ में आ गया? Yes. लैम्डा बाय डी। कहीं पर भी अगर आपको डी दे रखा हो, वेवलेंथ दे रखी हो, तो आप यहाँ पे एंगुलर विड्थ निकाल सकते हो क्या बेटा? Yes. बिल्कुल निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिख लो इसको। चलो लिखवा लो इसको, बेटा नोट कर देना। कर दिया। कर दिया? चलिए, इन YDAC इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज एट एनी पॉइंट, मतलब ये एक्चुअली में अलग से कुछ है, तो उसमें थोड़ा सा स्पेशल चीज हम ऐड कर देते हैं। तो आपने देखा होगा कि YDAC में ऐसे सेंट्रल मैक्सिमा बन रही थी मिनिमम, और सेंट्रल मैक्सिमा के बाद जैसे इस तरह से सेंट्रल बन रही थी, फिर यहाँ पे बीच में मतलब इस तरह से बन रही थी, तो इन सबकी इंटेंसिटी में कोई ना कोई चेंज होता है। जैसे ये मान लो ये O है, ये सेंटर है, इस तरह से बन रही थी,
हम किसी पॉइंट P की बात करते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, ये डायरेक्ट फार्मूला है, इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, ठीक है भैया, बस ये याद रखना। अब यहाँ पे डेल्टा फाई मैंने बोला कि भैया पाई का पाई बाई 2 का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो कि जो फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई, ये पाई बाई 2 का हो गया, ठीक है। क्लियर बेटा, याद है? जैसे मान लो कि अब जैसे मान लो आपने ये पढ़ा ना डेल्टा फाई इज इक्वल टू, ये सिंपल है, कुछ बता ना इमेज में देखो पाई बाई लैम्डा इनटू जो भी अपना डेल्टा एक्स, ऐसा होता है ना? यस। और मान लो कि ये बोल रहा है कि बंदा की जो भैया लैम्डा जो है, लैम्डा जो सॉरी ये जो पूरा डेल्टा एक्स जो है, डेल्टा एक्स इक्वल टू वो मान लिया इसमें लैम्डा बाय 4 दे दिया। मतलब क्वेश्चन में गिवन है कि आपको फेज डिफरेंस ना देखे, ये एक अलग ही स्पेशल चीज है, तो आपको बस याद रख लेना है कि किसी पॉइंट में होता है तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर देना, काफी इंपॉर्टेंट जिसको कॉम्पिटिशन। अब मान लो कि बोल दिया कि भैया जो यहाँ पे डेल्टा फाई को ये कुछ होता है, हम जानते हैं ये, तो बोल दिया आपको फेज डिफरेंस ना देके आपको पार्ट डिफरेंस बोल दिया कि कितना है भैया डेल्टा बाई 4, है ना? तो क्या हम फेज डिफरेंस निकाल दोगे? यस। कितना डेल्टा फाई पाई बाय 2 1 लैम्डा इनटू लैम्डा बाय 4, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 4 से 2 पाई बाय 2 तो डेल्टा फाई इक्वल टू कितना आ गया इसमें? पाई बाय 2 पाई बाई 2 मतलब 1। है ना? मेरी बात समझ में आ गई? यस। अब समझ में, अब मुझे बोलो कि भैया जो सेंट्रल मैक्सिमा उसकी जो इंटेंसिटी है वो आई नोट, ये बोल दिया कि सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी क्या है यहाँ पे हमारी, तो किसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर जो फेज डिफरेंस जो होता है वो या पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 4 होता है, उसका आपको निकालना है, तो निकाल सकते हो क्या? आई 0 या कितना आएगा देखते जरा, आई एट एनी पॉइंट मतलब जो भी है इज इक्वल टू, ये तो आई नोट सेंट्रल मैक्सिमा 0 है, cos स्क्वायर नहीं रे, 0 नहीं आएगा, यहाँ पे पाई बाई 2 रखेंगे, यस, पाई बाई 2 डिवाइडेड बाय 2, हां पाई बाय 4, यस। तो ये cos स्क्वायर पाई बाई 4 हो जाएगा बेटा, यस। पाई बाई 4 बोले तो कितना ये होता है 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 होता है, Yes. 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 1 by 2 तो I see. उस पॉइंट पे ये कि आई नॉट बाय 2 मतलब इंटेंसिटी आधी हो जाएगी क्या? यस। मेरा कहने का मतलब समझ में आ गया Yes. कि हम किसी भी पॉइंट पर क्या निकाल सकते हैं, इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, आसान है। Yes. ये बस एक नोट है, वाइडनेस की इंटेंसिटी ऑफ फ्री एट एनी पॉइंट, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं पर होती है जी है, अपना ख्याल रखिएगा अच्छे से।